क्या जीने का अधिकार सिर्फ सांस लेते रहना है, या फिर इसका कोई गहरा मतलब है? पता है, 1984 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक यही सवाल आया था, और उनका जवाब उसने हमारे एक मौलिक अधिकार की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो चलिए समझते हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के इस लैंडमार्क केस। तो ये पूरी कानूनी लड़ाई आखिर शुरू कहाँ से हुई, इसे समझने के लिए ना हमें उस वक्त की एक बहुत ही गंभीर, एक बहुत ही तकलीफदेह सच्चाई को देखना होगा। एक ऐसी हकीकत जिसने इस पूरे केस को जन्म दिया। ये कहानी है बेबसी और शोषण की। तो इस पूरे केस के सेंटर में थी बंधुआ मजदूरी। अब यह है क्या? ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा जाल है जिसमें कोई इंसान एक छोटे से कर्ज के बदले अपनी पूरी जिंदगी की आज़ादी खो देता है। जरा सोचिए, बिना तनख्वाह, बिना किसी अधिकार के, बस दिन रात खटते रहना। ये कुछ और नहीं बल्कि आज के जमाने की गुलामी का ही एक बहुत ही भयानक रूप था। और इसी ने इस पूरी कानूनी लड़ाई की नींव रखी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चिट्ठी से, बस एक खत से। बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम का एक सोशल एक्शन ग्रुप था जिसने हरियाणा की पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जो दर्दनाक हालत थी ना, उसके बारे में सीधे सुप्रीम कोर्ट को लिखा। उन्होंने बताया कि कैसे लोगों से जबरदस्ती बहुत ही बेहद अमानवीय हालातों में काम करवाया जा रहा था। और ये सब तब हो रहा था जब 1976 में ही बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का कानून बन चुका था। तो ये तो कानून का सीधा सीधा उल्लंघन था। लेकिन अब सवाल यह है कि एक मामूली सी चिट्ठी, वो भला इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई की वजह कैसे बन सकती है? इसका जवाब छिपा है इंडियन जुडिशरी के एक बहुत ही पावरफुल टूल में, जिसे हम कहते हैं जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये जो प्रोसेस था ना, वो जितना सिंपल था उतना ही रेवोल्यूशनरी भी। सोचिए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने अन्याय देखा, उन्होंने बस एक चिट्ठी लिखी और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस चिट्ठी को ही एक ऑफिशियल पिटिशन मान लिया, मतलब एक PIL। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था कि इंसाफ पाने के लिए, न्याय का दरवाजा खटखटाने के लिए हमेशा महंगे वकीलों या मुश्किल कानूनी प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं होती। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया। उन्होंने कहा कि देखो, जब मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है तो हम सबूत और दलीलों के जो टेक्निकल रूल्स होते हैं ना, उसमें नहीं फंसेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट अब सीधे कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स और उनकी जांच के आधार पर भी एक्शन ले सकता था। इससे हुआ ये कि जो पीड़ित थे उनके लिए सच को सामने लाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। तो अब आते हैं इस केस के बिल्कुल दिल पर, उस सेंट्रल लीगल क्वेश्चन पर जिसने भारत के संविधान की समझ को, उसकी व्याख्या को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, जस्टिस PN भगवती के बेंच के सामने एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल था। सवाल ये कि हमारे संविधान में जो राइट टू लाइफ दिया गया है, क्या उसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना है, सिर्फ सांसें लेना, या फिर इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है? और कोर्ट का जो जवाब आया ना, वो वाकई दूरगामी था। उसने राइट टू लाइफ की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, पहले इसका मतलब बस इतना समझा जाता था कि सरकार किसी की जान नहीं ले सकती, बस। लेकिन इस फैसले ने कहा, नहीं, ये काफी नहीं है। हर नागरिक को सिर्फ जिंदा रहने का हक नहीं है, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ, यानी इज्जत और सम्मान के साथ जीने का हक है। ये एक जानवर की तरह बस एग्जिस्ट करने और एक इंसान की तरह जीने के बीच का फर्क था। तो फिर इस गरिमा के साथ जीवन का आखिर मतलब क्या है? कोर्ट ने यह भी साफ किया। उन्होंने कहा, इसमें अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट और ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस, मतलब काम करने की अच्छी जगह, ये सब शामिल हैं। और ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं थी, बल्कि अब ये एक कॉन्क्रीट लीगल राइट बन गया था, एक ऐसा अधिकार जिसे लागू करवाया जा सकता था। और इसी नई और ज्यादा बड़ी परिभाषा के साथ कोर्ट ने अपना जबरदस्त फैसला सुनाया। उन्होंने साफ साफ कहा, बंधुआ मजदूरी संविधान के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 दोनों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये कहना कि किसी को बंधुआ मजदूर बनाना उसके गरिमा के साथ जीने के फंडामेंटल राइट को छीनने जैसा है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ अधिकारों को डिफाइन कर देना ही तो काफी नहीं होता है ना। इस फैसले ने सरकार पर, यानी स्टेट पर, एक नई और बहुत जरूरी जिम्मेदारी भी डाल दी। और वो जिम्मेदारी क्या थी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मतलब अगर नागरिकों के पास डिग्निटी से जीने का अधिकार है, तो इसे हकीकत में कौन बदलेगा? कौन इसे लागू करवाएगा? क्या ये बस कागज पर लिखा एक वादा रह जाएगा, या इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी भी किसी की है?
और यहीं पर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया कि सरकार का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो देखे कि किसी के अधिकार छीने ना जाए, नहीं, बल्कि सरकार की ड्यूटी है कि वो एक्टिवली कदम उठाए, ऐसे हालात बनाए, ऐसा माहौल बनाए जिससे हर नागरिक अपने इन अधिकारों का सही में इस्तेमाल कर सके। तो कोर्ट ने सरकार को क्या करने को कहा? उन्होंने साफ निर्देश दिए, बंधुआ मजदूरों की पहचान करो, उन्हें उस गुलामी से आज़ाद कराओ और सबसे ज़रूरी उनका पुनरावास करो, उन्हें रिहेबिलिटेट करो ताकि वो बेचारे दोबारा उसी शोषण के जाल में ना फंसें। इसके अलावा मिनिमम वेजेस, हेल्थ और एजुकेशन को सुनिश्चित करना भी अब सरकार की जिम्मेदारी थी। तो आखिर इस एक फैसले की विरासत क्या रही? इसका भारत पर कितना गहरा और लॉन्ग लास्टिंग असर पड़ा? इसका असर सिर्फ उन पत्थर खदानों के मजदूरों की जिंदगी तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, इसने तो हमारे पूरे लीगल और सोशल फैब्रिक को, हमारे पूरे ताने बाने को बदल कर रख दिया। इस केस का जो असर था ना, वो कई अलग अलग फील्ड्स में महसूस किया गया। इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक नई दिशा दी, हमारे लेबर लॉज को मजबूती दी और भारत में ह्यूमन राइट्स की लड़ाई के लिए एक मजबूत नींव रखी। ये आने वाले सोशल जस्टिस से जुड़े हर केस के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक मील का पत्थर बन गया। और आखिर में इस केस की सबसे बड़ी विरासत शायद यही है कि इसने जनहित याचिका यानी PIL को गरीबों का हथियार बना दिया। एक ऐसा हथियार जिससे समाज के सबसे कमजोर लोग भी सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज भी एक साधारण सी चिट्ठी में हमारे जस्टिस सिस्टम को झकझोर देने की वही ताकत बाकी है? इस पर सोचिएगा जरूर।